स्टडी विथ फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछेंगे जो रेलवे के डिफरेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन गैसियस परमाणु के वैलेंसी सेल या कोष से, यहाँ पे वैलेंस होगा, उदासीन गैसियस परमाणु के वैलेंस सेल, सेल मतलब क्या होता है, कक्षा होता है। ठीक है, एक क्या हो गया, कक्षा हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जिसमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, या कोष। कोष किसको बोलते हैं, एक कक्षा को ही बोलते हैं, सेल को ही बोलते हैं। से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है कहलाता है। तो कोई भी गैसियस परमाणु एटम को लिया गया तो परमाणु एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि कौन सा चार्ज रखता है, प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके चारों ओर कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और वो निगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, तो वैलेंस जो सेल है वो किसको बोलेंगे, वैलेंस सेल क्या है, तो वैलेंस सेल बाह्यतम जो कक्षा होता है, जो बाह्यतम कक्षा होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनन विभव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आयनन विभव। ठीक है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी या आयनन विभव। ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जिसको लगाना पड़ता है कब, जब बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है तो वहाँ पे जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उसी को बोलते हैं आयनन विभव। ठीक है, अब ये होता है कि ये आयनन विभव जो होता है किसके लिए कम किसके लिए ज़्यादा होगा। अगर मान लिए हम कोई एटम लिए, गैसियस एटम लिए और उसका साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो हमको निकालना है कौन सा इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसका साइज छोटा है, सेंटर में प्लस चार्ज न्यूक्लियस है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है बाह्यतम कक्षा में, तो साइज छोटा होने पे प्लस और माइनस के बीच की जो दूरी होगी वो कम होगी। दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा जोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहेगा, पकड़े हुए रहेगा, ज़्यादा जकड़े हुए रहेगा। मतलब चूंकि नज़दीक होगा तो फोर्स, तो दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बड़ा साइज लेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस जो प्लस चार्ज रख रहा है और बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज रख रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कम काम करेगा। तो कम भी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब साइज अगर ज़्यादा है, साइज अगर बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ेगा, जिसके चलते उसको निकालना आसान होगा। तो उसका आयनन विभव का मान कम होगा। साइज बड़ा होने पे आयनन विभव का मान कम होगा और साइज छोटा होने पे आयनन विभव का मान ज़्यादा होगा। अगर ग्रुप में हम लोग नीचे जब आते हैं, ऊपर से नीचे, जैसे पहला का अगर पहला ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट है, तो उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम। तो नीचे आने पे कक्षा संख्या बढ़ता है, सेल की संख्या बढ़ती है, तो वहाँ पे साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। साइज जब बढ़ता है तो आयनन विभव घटता है। लेकिन जब आवर्त में, पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो वहाँ पे कक्षा संख्या समान होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण उसके पीछे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसके चलते साइज सिकुड़ता जाता है और उस साइज सिकुड़ने के चलते उसका साइज छोटा होता है और आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी भी गैसियस सिस्टम के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनन विभव बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसी को आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे नाम इसी के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। समूह ये क्या होता है? समूह एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप, ठीक है। समूह क्या हो गया? ग्रुप। जैसे ये जो खड़ी लाइनें जो दिख रही है, जैसे हम लोग फर्स्ट एक ग्रुप जो चलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्शियम, इसी ढंग से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जो ग्रुप हैं, ये जो समूह हैं, उसमें अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका कोई भी जो भी इसमें एटम रखे हुए हैं, जो भी इसमें एटम्स हैं, जो भी इसमें तत्व हैं, तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो समान होती है। मतलब इनको उस ग्रुप में इसी बेस पे रखा जाता है कि इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। जैसे फर्स्ट चलते हैं तो उसका बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एक क्या हो गया? एक समूह में, एक ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? किसके सतत वृद्धि? ये जो है वृद्धि, ये भी उसी ढंग से नहीं, ये वृद्धि इंक्रीज। तो किसके सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? देखिए, तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे समूह में आते हैं हम लोग, समूह या ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसमें कक्षा संख्या क्या होती है? बढ़ता है। कक्षा क्या? सेल। सेल को ही हम लोग कक्षा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षा जब बढ़ेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कक्षा या इलेक्ट्रॉन सेल जिसको लिखे हुए हैं, ये सेल क्या हो गया? कक्षा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षा में जब वृद्धि होती है तो उसके परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। फाइनली उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा कि अगर बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अब उस बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो वहाँ पर जो मुक्त ऊर्जा होगी, वहाँ पर जो रिलीज होने वाली ऊर्जा होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए बाह्यतम कक्षा में जो ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये जो है सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। ये जो तत्व हैं वो सेम ग्रुप के हैं। तो ऑक्सीजन सबसे पहले, उसके बाद सल्फर और उसके बाद नीचे सेलेनियम। तो मैंने बताया कि सेम ग्रुप में क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें कक्षा संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। सेल की संख्या में वृद्धि होती है। तो जब सेल वृद्धि हो गया तो क्या हो जाएगा? उसका साइज बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा साइज इसलिए लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट में सेलेनियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे नीचे कौन है? सेलेनियम है, और एक ही ग्रुप के हैं। और क्या है? एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है? देखिए, मैंने इसके लिए एक ऊपर अभी बताया था कि अगर साइज किसी का बढ़ रहा है तो आयनन विभव का मान, या उसी को कहते हैं आयनीकरण क्षमता। आयनन विभव जिसका, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव जिसका ज़्यादा होगा तो उसकी आयनीकरण की क्षमता क्या होने जा रही है? ज़्यादा होने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होगा? तो मैं यहाँ पे लिखा एक नाइट्रोजन, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है? परमाणु संख्या 7, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो इसका ये जो होगा, जब इसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन का जब लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। इसका कितना? 3 2 5 और 2 7। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, अगर ये तो ऐसा नहीं कि सेम ग्रुप का है, सेम ग्रुप का रहता तो
उसका हम डायरेक्ट पता चल जाता कि क्या होने जा रहा है। जैसे ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो आयनीकरण की क्षमता क्या होगी उसमें, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान, आयनन विभव का मान उसमें घटेगा, तो ये कम होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। तो देखिए जब ग्रुप में हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले कौन आया, साइज किसका छोटा दोनों में है, जो देखेंगे ये एक आवर्त में पड़ रहा है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है। बाएं से दाएं जब जा रहे थे तो साइज क्या हो रहा था, घट रहा था, साइज घट रहा था, तो वहाँ पे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान क्या हो रहा था, वहाँ पे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का ही ज़्यादा हो रहा है, ये एक्सेप्शन होता है। मैंने बोला था कि बाएं से दाएं जब जाते हैं तो ऐसे तो जनरल तौर पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान, चूंकि साइज घटता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। पर यहाँ पे नाइट्रोजन का ही ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, जब दो एडजेसेंट एटम माने लगातार दो एटम हो और दोनों में क्यों ना उसके बाद वाला एटम छोटा ही साइज हो, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड का केस आता है, जो हाफ भरा हुआ है ऑर्बिटल और पूरा भरा हुआ है। तो होता क्या है कि जब कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड में, उसका बाह्यतम कक्षा का जो ऑर्बिटल है, बाह्यतम कक्षा का जो सब सेल है, वो अगर रहेगा हाफ फील्ड या फुल फील्ड के कंडीशन में, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन छोटा है, क्यों छोटा है, कक्षा संख्या सेम है, एक ही पीरियड का है, तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होने के चलते होता क्या है कि इसके साइज में सिकुड़न होती है। परमाणु संख्या ज़्यादा है, सेम ही आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका परमाणु साइज क्या होता है, घटता है। ठीक है, उसका परमाणु साइज क्या होता है, घटता है, क्योंकि जब परमाणु संख्या बढ़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वो सिकुड़न उसमें होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन छोटा, तो होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा आयनन विभव, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का ही क्यों है, क्यों, तो इसका हाफ फील्ड पूरा कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा अस्थाई अस्थाई होता है। और अस्थाई होने के कारण क्या होता है कि इससे अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। चूँकि ये ज़्यादा अस्थाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, तो इसका आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होने जा रहा है, आधे भरे पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता के चलते, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो गया इसलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं। देखिए एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु, जब परमाणु आपस में मिलते हैं, परमाणु मतलब क्या हो गया, एटम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये जो हो गया ये अणु है, मॉलिक्यूल को क्या बोल रहे हैं, अणु। तो परमाणु को एटम बोलते हैं, एटम मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, या फिर परमाणु मिलके क्या बनेंगे, अणु मिलेंगे, एक ही। तो ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। ठीक है, तो इसका वेट टोटल कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, ये हो गया। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:1:8। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 1:8। एक हाइड्रोजन का 1 हुआ इसलिए 2 का। ऐसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन H2O में है वो सिंपल सी प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम रहेगा भारी जल वाला, तो बता देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। ये जो है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अब अमोनियम नाइट्रेट है, इसका फार्मूला लिखते हैं पहले, NH4NO3, यही है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो नाइट्रोजन का किसी भी जैसे यौगिक कंपाउंड है उसमें किसी की भी तत्व का अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले उस तत्व जितना उसमें वो तत्व है उसका पूरा वेट लिख देंगे, एभार के रूप में परसेंटेज ये कह रहा है, पूरा वेट लिख देंगे उसका, कितना उसका मास है, उसके बटा टोटल कितना हुआ और गुने 100। जैसे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे NH4NO3 ये है,
अब एन का एक कितना हो गया, नाइट्रोजन 14, एक नाइट्रोजन का, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ है, तो ये टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। अब टोटल ऐड करेंगे तो एक का 14 हुआ और 2 है तो टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, टोटल हो गया 28। उसके बाद और बाकी टोटल का शुरू में जिसका पूछ रहा है उसका बटा टोटल, तो ये 28 हो गया और ये हाइड्रोजन 4 है, 28 4 32 हो गया और 16 × 3 48। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना है 28 और 2 30 70 हो गया, 70 और गुने क्या हो गया, यहाँ पे 16, ये हो गया 16 48, 4 कितना है ये, अच्छा 3 है ना, NO 3 8, यहाँ पे टोटल 80 हो जाएगा। ये 48 हो गया और ये कितना है 4 है, ये 52 और यहाँ 28। ठीक है, तो ये कितना हो गया 80 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम डिवाइड अगर करते हैं तो ये 280, 8 40, 8 बचे 35। ठीक है, 35%, ये समझ गए। तो किसी भी परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट का अगर कोई भी यौगिक कंपाउंड में परसेंटेज निकालना है तो जिसका पूछ रहा है उसका टोटल लिख देंगे और बटा टोटल का और गुने 100 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रतिशत, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CO2, तो कार्बन का कितना हो गया, कार्बन का निकालना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन का 12 हो गया और टोटल कितना होता है ये 44, टोटल अगर पूरा ऐड करेंगे तो गुने 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया और एक कितना हो गया 11, यहाँ पे कितना हो गया 11 और ये 300/11, ये 2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 27.3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पदार्थ का वह सबसे छोटा पार्टिकल्स है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, जो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब देखिए, सबसे छोटा कण पदार्थ का कौन होता है, सबसे जो छोटा कण है वो तो परमाणु होता है, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं, जो तत्व का सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में अनस्टेबल होता है और तुरंत संयोग करके वो मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पदार्थ का सबसे छोटा कण, तो उसके बाद अणु जब मिलेंगे, परमाणु जब एक दूसरे से मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका स्वतंत्र रूप में अब रह सकता है। तो पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो स्वतंत्र जिसका अस्तित्व होगा कौन होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणु बोलते हैं। ठीक है, परमाणु यहाँ नहीं होगा, परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में कौन रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिए Na2CO3। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्यों, परमाणविक द्रव्यमान क्यों नहीं लिखा, आणविक क्यों लिखा, क्योंकि ये एक यौगिक है और यौगिक किससे मिलके बनता है, कंपाउंड जो होता है अणु से मिलके बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, वेट नहीं मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे उसी को हिंदी में, चूंकि अणु से मिलके बनता है इसलिए इसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये 23 और 2 है तो 46 और ये 12 हो गया और ये 48 चलतिया 48। ठीक है, 60 40, तो ये कितना हो जाएगा 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोश में मौजूद, कोश क्या होता है, एक कोश जो होता है सेल होता है, कोश क्या होता है, सेल होता है, सेल मतलब क्या होता है, कक्षा। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस फार्मूला द्वारा ज्ञात की जाती है, तो इसको ये 2n² होता है। n जहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग जो कक्षा लेते हैं, कक्षा का नाम क्या है, k है, l है, m है, n है, ये सब कक्षा है। तो k के लिए n का मान कितना होता है 1 होता है, तो k में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा।
एल के लिए 2 तो ये 8 हो गया, एम के लिए 3 हो जाएगा, 3 3 18 हो गया, और एन के लिए 4 तो 4 32 हो गया। इस ढंग से 50 आगे जाता है। ठीक है, के एल एम एन ये सब कक्षा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन किस रूप से भरे जाते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n²। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? विद्युत ऋणात्मकता इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब जैसे फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, एस्टेटिन, इस ढंग से नीचे ग्रुप में बढ़ते हैं तो हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता, किसके पास ज़्यादा क्षमता है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जो करेगा स्वाभाविक है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मकता उसकी ज़्यादा होगी। अब देखिए फ्लोरीन जो है साइज उसका छोटा, उसका सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो प्लस छोटा साइज है, तो उसका जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसको कैच करना आसान होगा। ठीक है, चूंकि सबके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, सबको ऑक्टेट पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन इसमें जिसका साइज छोटा होगा वो उसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को टालने की कैपेसिटी उसके पास ज़्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन थोड़ा साइज बढ़ गया तो घट जाएगा, ब्रोमीन का और साइज बढ़ गया तो और घट जाएगा, आयोडीन और बड़ा साइज हो गया तो इसका और भी घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगा, क्योंकि सबके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, सबको सब कोई ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, निष्क्रिय गैस की संरचना ताकि अस्थायी हो, तो स्वाभाविक है कि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी और साइज बढ़ता जाएगा तो उसके लिए मुश्किल होगा थोड़ा, तो इसलिए विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता साइज बढ़ने पे घटेगा। ठीक है, इसके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोल्स की संख्या कितनी है? ठीक है, 16वां क्वेश्चन, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोल्स की संख्या कितनी है? अब देखिए ग्लूकोज क्या होता है, फॉर्मूला C6H12O6, यही ग्लूकोज है। तो इसका टोटल वेट जो हो गया ये 12, एक कार्बन का 12, 12 छक ये 72 हो गया, और ये कितना है 16। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16, ये 12 हाइड्रोजन का तो 12 हो गया, ये 16 छक 96 हो गया। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 0, 180। तो टोटल ग्लूकोज का वेट हमको निकल कर आ गया 180, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, लेकिन हमको 540 ग्राम वेट पता है। अब कह रहा है कि 540 ग्राम में कितना ग्लूकोज का मोल होगा, तो 1 मोल में आया ना मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम, तो हम लोग पढ़ा है, तो मोल में एक मैंने टॉपिक बताया उसमें बताया है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 540 है, और 1 मोल का कितना वेट है 180 है, तो कितना मोल हो जाएंगे 3 मोल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का क्या अर्थ है? देखिए एवोगाड्रो संख्या को हम लोग सूचित करते हैं, एवोगाड्रो संख्या को जो हम लोग सूचित करते हैं वो किससे सूचित करते हैं, Na से। इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 गुने 10⁻23। अब इसका अर्थ क्या है, तो एवोगाड्रो संख्या का अर्थ होता है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। अच्छा, यहाँ पे ग्राम परमाणु लिखा हुआ, मैंने इसके बारे में बताया था एक लेक्चर में मोल वाले में, कि 1 ग्राम परमाणु मतलब ये नहीं कि ग्राम मतलब वेट समझ रहे हैं, परमाणु मतलब ये संख्या समझ रहे हैं, नहीं, ग्राम परमाणु जो नाम है किसका नाम है, मोल का। किसके लिए, तत्व के लिए। तो क्वेश्चन क्या हो गया, किसी तत्व के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, एवोगाड्रो संख्या करते हैं। कितना परमाणु की संख्या 6.022 गुने 10⁻23। तो ग्राम परमाणु एक साथ जब आ जाए तो उसको मोल कहेंगे। अगर ग्राम अणु आ जाता तो यौगिक का मोल कहलाता, ग्राम आयन आ जाता तो वो रेडिकल का मोल कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वे धातु में ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। केवल वे धातु में ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
पानी से हाइड्रोजन, तो वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O हो गया। तो H2O में H2 को, हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है? तो एक अभिक्रिया जो श्रृंखला होती है तो उसमें एक हाइड्रोजन से ऊपर भी रखते हैं जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और जो हाइड्रोजन की तुलना में कम सक्रिय होते हैं उसको नीचे रखते हैं, जैसे गोल्ड। ये जो है कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि इसकी सक्रियता हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है। लेकिन हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय हैं, तो स्वाभाविक है उसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल वे धातु में ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं, वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? हमारे बर्जीलियस साहब थे, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बर्जीलियस। कौन किया था ये, बर्जीलियस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। कौन होता है, मेटल्स। किसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव अवस्था में आता है, धनायन बनाता है। जैसे अगर हम कोई मेटल की बात करते हैं, अगर एल्युमिनियम की हम बात करें तो एल्युमिनियम का 283, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 2p3। तो हर कोई, मैंने बताया कि अस्थाई होना चाहता है, ठीक है, और वो दूसरे तत्वों से संयोग करके अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, और वायुमंडल में क्या होता है, अस्थाई होता है। तो एल्युमिनियम जो है वो अस्थाई कब होगा, इसके लिए ऑक्टेट पूरा करना दो चीज़ है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। तो स्वाभाविक है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसानी होगा, तो इसलिए हमेशा ये क्या करने की कोशिश करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। पहले जब ऑक्सीजन था, ये पहले जब एल्युमिनियम था, तो इस पर कोई चार्ज था नहीं, जीरो चार्ज, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, तो इसमें जितना बाह्यतम कक्षा में इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सेल में, कक्षा में, उतना ही इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, 3 ही चीज़ रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जितना प्लस होगा, इसके पास नाभिक में जितने प्लस चार्ज हैं, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। और अगर इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो समझिए कि उतना ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब जितना प्लस उतना माइनस, तो फाइनली कितना हो गया चार्ज, 0 हो गया। लेकिन अब विद्युत धनात्मक कौन होगा, मेटल्स। क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को जब, अब जितना प्लस है उतने क्या है, माइनस है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन को इसको निकालना है तब तो ये ऑक्टेट पूरा करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसको कट करने वाला 3 प्लस दिखेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 प्लस। ठीक है, एल्युमिनियम 3 प्लस। तो एक किस रूप में आ गया, विद्युत धनात्मक। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। ठीक है, तो यही था कि प्रकृति में तो मेटल्स होते हैं, चूँकि उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या 2 रहते हैं, या 3 रहते हैं, तो वही तो मेटल्स कहलाते हैं। तो दैट्स काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और ये जो भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था उससे पूछे गए। कोई ड्राइवर का क्वेश्चन है इसमें, कोई ग्रुप डी का क्वेश्चन है, या कुछ क्वेश्चन NTPC के हैं, या कोई जूनियर इंजीनियर का भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो भी CBT 2 आने वाला है NTPC का, या उससे ज़्यादा तो ग्रुप डी में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछते हैं, तो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देखिए, चीज़ें बहुत स्पष्ट है और काफ़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। थैंक यू।